सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर जी कक्षा। मैं अनुराग शर्मा इस पोर्टल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ साउथ डायलॉग्स को। क्या है ये संवाद और क्यों नॉर्थ साउथ डायलॉग इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जब हम नॉर्थ साउथ डायलॉग्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग दो ध्रुवों की बात कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप मैप को थोड़ा रीड कर सकते हैं या समझ सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थर्न फेज में जितनी भी कंट्रियां हैं उसमें मैक्सिमम कंट्रीज वो कंट्री हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं, और जो सदर्न फेज आता है जिसमें भारत का भी काफी बड़ा हिस्सा आता है, ये सब वो कंट्रीज हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं सारी की सारी। हाँ, हम जब नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं तो हमें एग्जैक्टली इक्वेटर से उसको नहीं रिलेट करना है, बट ये जो डिफरेंसेस जब इंटरनेशनल रिलेशन में आता है तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आती हैं वो कंट्रियां विच आर डेवलप्ड और यहाँ पर जो आती हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। देखिए, हम जब इस पर्टिकुलर एरा को डिस्कस करते हैं या इस पर्टिकुलर समय को डिस्कस करते हैं, 1970 का दशक जब नॉर्थ साउथ डायलॉग्स काफी फेमस रहे, उस समय किस तरह की बातें यहाँ पर उठने लगी पहले उसको समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत से ही बहुत सारी जो चीजें थी वो पूरी दुनिया में बदलने लगी थी। उसमें एक बड़ा बदलाव ये भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होती है तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अब डीकोलोनाइज्ड होती हैं, उपनिवेशवाद से जिनको मुक्ति मिलती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जो कि उस समय आजाद होते हैं, या तो जर्मनी के चंगुल से, या फिर जापान के, या फिर इटली के पास जो कब्जा था। अलग अलग जगह पे यूएसएसआर, यूके ने पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश कर रखा था। तो ये पर्टिकुलरली ऐसा समय था जब इन कंट्रीज को या तो इंडिपेंडेंस मिल रही थी या फिर अब ये पूरी तरह से किसी दूसरे देश के साथ मर्ज हो रहे थे। और यहाँ पर अब बड़े फर्क क्या थे इन दोनों जगहों पर, और दोनों उस समय में किस तरह के बदलाव आ रहे थे। देखिए, अगर मैं बात करूं बड़ी कंट्रीज की, जैसे अगर मैं बात करूं उस टाइम पे यूरोप की, अगर हम बात करें एज अ कॉन्टिनेंट, तो यूरोप पहले से ही बहुत ज्यादा वेल स्टैब्लिश था फाइनेंशियली। दूसरी तरफ अगर देखा जाए अमेरिका को, तो अमेरिका भी आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा धनी था। वहीं पर यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूं स्पेशली, या यूएसएसआर की उस समय में बात करूं, तो ये वो सब देश थे जिनके पास आर्थिक तौर पर संपन्नता थी पूरी तरीके से। तो हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जिन देशों की हम बात कर रहे हैं जिनको डीकोलोनाइज किया हुआ था, वो मैक्सिमम यही डेवलप कंट्रीज थी, या फिर आप ये कह सकते हैं यही देश थे जो कि उपनिवेशवादी विचारधारा को, कॉलोनिज्म को बड़े तौर पर बढ़ा रहे थे। अब वो देश जो उस समय कॉलोनिज्म से बाहर आए, उनके आगे क्या समस्याएं थी और इन देशों की क्या स्थिति थी उस समय में, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए डेवलप्ड नेशंस की जो कि पूरी तरह से सामर्थ्य थे, उनके पास क्या क्या था। सबसे पहली बात तो उनके पास बड़े तौर पर रिसोर्सेस थे जिनका वो भरपूर इस्तेमाल कर सकते थे, ज्योग्राफिकल एरियाज बड़े थे, इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ करती थी उस समय इन देशों की। दूसरी तरफ इनके पास हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, प्रोडक्शन की रेट बहुत ज्यादा थी, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं थी क्योंकि ये कॉलोनीज से बड़े तौर पर रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया करते थे। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंट्रीज के पास बहुत बड़े तौर पर था, जिसका रिजल्ट ये था कि उस टेक्नोलॉजी के बलबूते पे इनकी जो आर्थिक मजबूती थी, आप कह सकते हैं आर्थिक जो प्रगति थी या फिर ग्रोथ आप इसको बोले, तो वो बहुत तेजी थी उस समय में। साथ ही इन लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड था इन देशों के अंदर, लोग जिस प्रकार से चल रहे थे, सोशल स्ट्रक्चर जो था वो भी बहुत स्टेबल था। एक फिक्स पॉलिटिकल गवर्नमेंटल सिस्टम यहाँ पर थे उस समय में। पर कैपिटा इनकम को अगर आप उस समय से आज के समय तक भी देखें तो वो बहुत ज्यादा थी इन देशों के पास। और बाकी रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं बाकी सारे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात की जाए या फिर बात की जाए हैप्पीनेस की, तो वो सब चीजें इन देशों के पास बहुत ज्यादा स्टेबली थी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अंडर डेवलप्ड नेशंस की या डेवलपिंग कंट्रीज की, तो ये वो सारे देश हैं जिनको ये डेवलप्ड नेशन थर्ड वर्ल्ड नेशन के तौर पर जानते हैं, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका का हिस्सा आता है। अब इन देशों के पास क्या था। सबसे पहली बात, ये देश नए नए आजाद हुए थे, तो इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज बुनियादी तौर पर कोई भी स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। पॉलिटिकली मैक्सिमम कंट्रीज अनस्टेबल थी, चाहे अफ्रीका की बात आप करें या बात करें एशिया की या बात करें उस समय में लैटिन अमेरिका की। हम शुक्र मना सकते हैं कि भारत में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, स्टैब्लिश हुई डेमोक्रेसी और बहुत अच्छे से चलती रही। पर अगर आप
अपने पड़ोसी देशों को आप देखें, पाकिस्तान का उदाहरण मैं लूं या फिर बांग्लादेश का उदाहरण मैं लूं या श्रीलंका का उदाहरण दूं, तो यहाँ पर किस तरह से समय समय पे सैन्य विद्रोह होते रहे, किस तरह से तख्ता पलट की कोशिश करते रहे लोग। इस तरह के जो हालात थे वो पूरे एशिया के अंदर थे। चाइना में भी हम देखते हैं कि 49 के अंदर किस तरह माओ सत्ता में आए रेवोल्यूशन करके, और उसके बाद का जो एक लंबा समय रहा चाइना के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं लैटिन अमेरिका की, तो वहां तो स्थिति आज भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। अफ्रीका तो आज भी पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अनस्टेबल है सब कुछ अफ्रीका के अंदर। तो अब हो क्या रहा था, देखिए ये देश नए तौर पर आजाद हुए थे, पॉलिटिकल सिस्टम था नहीं, हेल्थ फैसिलिटी जो होती है बेसिक लोगों के पास वो नहीं थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा था, और टेक्निकल एडवांसमेंट इन देशों के पास बिल्कुल नहीं थी, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, और उस पर एक बड़ी प्रॉब्लम जो इन देशों के ऊपर आ पड़ी वो थे पॉपुलेशन बॉम्ब जो फटे। देखिए 1970 का दशक आते आते 1980 आते आते इन देशों की पॉपुलेशंस में रैपिड ग्रोथ हुई थी। अगर मैं भारत की भी बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत से गए थे 1947 का समय, तो भारत की आबादी 50 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, पर अगर आप 1970-80 तक देखें तो ये 80-90 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तो इस तरीके से जो रैपिड ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में, कुछ देशों की पॉपुलेशन उनकी आजादी के टाइम से लेकर अब तक 3 टाइम्स हो चुकी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 150 करोड़ की पॉपुलेशन है आज हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई उसने नए सिनेरियोज लाके खड़े कर दिए। सबसे पहली बात तो जब पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है तो फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस हिसाब से बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए, पॉवर्टी के इशू को संभालने की बात की जाए, तो वो सब दब जाता है। और जब भी हम इन मुद्दों को डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि आज वो सभी देश जिनकी पॉपुलेशन कम है और जिन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर इनिशियली फोकस किया, ना सिर्फ वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए बल्कि रिसोर्सेज को ज्यादा सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए। जबकि एशियन कंट्रीज अगर मैं बात करूं, चाइना और भारत, आप दोनों की ही बात कर लीजिए, ऑल्दो चाइना आज इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टेबल है, परंतु अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो चाइना आज भी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को होल्ड करता है। तो उसका रीजन क्या था, किस तरीके से पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी? ऑफ कोर्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज की कमी थी, लोगों को एजुकेशन की कमी थी। तो इस तरह की समस्याएं जो आती रही बड़े तौर पर बढ़ती चली गई, और पॉवर्टी का इशू इन देशों के अंदर, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड नेशंस के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब ये इशू इतना ज्यादा बढ़ गया तो हुआ क्या? डेवलप नेशंस जो थे, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एरिया में, अमेरिका की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, तो इन्होंने कॉलोनीज को तो छोड़ दिया था, परंतु वो जो भाव था इनका कॉलोनीज के साथ डील करने का, थर्ड वर्ल्ड नेशंस के साथ डील करने का, वो कभी खत्म नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अब कॉलोनिज्म पोस्ट कॉलोनिज्म के तौर पर हमारे सामने आई। सो यहाँ पर जब ये सेकंड हम बात करते हैं फेस की स्पेशली, तो देखिए कोल्ड वॉर का एरा आता है हमारे आगे। कोल्ड वॉर को जब भी हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक पर्टिकुलर एक ऐसा पार्ट है जिसको आप नहीं समझेंगे, इस कोल्ड वॉर के एरा को अगर आप समझेंगे नहीं, तो करंट सिनेरियो में, कंटेम्प्रेरी टाइम में किस तरीके से रिलेशंस काम कर रहे हैं वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। कोल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई तो दुनिया बायपोलर हो गई, दो ध्रुवों में बट गई, दो पावर ब्लॉक्स के अंदर बट गई। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। दोनों आर्थिक तौर पर शुरुआत उस समय बहुत समृद्ध थे और सैन्य ताकत इनके पास बेशुमार थी, वहीं टेक्निकल एडवांसमेंट भी इन दोनों ही देशों के पास बहुत ज्यादा था। तो इन दोनों के बीच में एक महाशक्ति बनने की जो होड़ थी वो बड़े तौर पर लग गई। वहीं यूरोप की अगर बात की जाए तो सिचुएशन ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो गई थी जर्मनी के हारने के बाद, यूके के आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान झेलने के बाद। अब कोई भी ऐसा लीडर नहीं था यूरोप के अंदर जो यूरोप को लीड करे। तो ऐसे में एक तरफ से अमेरिका और दूसरी तरफ से यूएसएसआर धीरे धीरे कंट्रीज को अपने अंडर लेना शुरू करते हैं बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एड, ठीक है, टेक्निकल हेल्प करने के साथ, आर्म्स की हेल्प करने के साथ, और बाकी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस पे जिस तरह की हेल्प हो सकती है इस तरह की हेल्प करके अपने समर्थन में लेने लगे। एक तरफ आप कह सकते हैं कि अमेरिका का कैपिटलिस्ट जो जाल था वो फैल रहा था, दूसरी तरफ रशिया का कम्युनिस्ट जाल फैल रहा था। उसी समय आप कह सकते हैं कि ये वो समय रहा जब भारत जैसे देशों ने नैम के मंच का सहारा लिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर धीरे धीरे कोल्ड वॉर आगे बढ़ती है और ये जो ब्लॉक्स थे और स्ट्रांग
होते चले जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग ट्रीटीज हमारे सामने आती है, कर्नी फॉर्म जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती हैं जो बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, नाटो जैसे अलायंसेस हमारे सामने इस दौर में आते हैं। और धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये कंट्रीज जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, अब ये क्या करती हैं, ये डिपेंडेंसी का सहारा लेती हैं। जी हाँ, डिपेंडेंसी थ्योरी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे देशों को आर्थिक मदद करके, फाइनेंशियल जो हेल्प की उनको, जो डिफेंस के तौर पर हेल्प की, साथ ही जो सोशल पर्सपेक्टिव्स में सोशल डेवलपमेंट अगर बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करी, उसके थ्रू धीरे धीरे इनको अपने अंडर करना शुरू किया। 1970 का ये वो दौर आया जब एक तरफ यह देश जो थे वो और ज्यादा धनी होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ वो देश जो इनके ऊपर निर्भर थे, उन देशों से अभी भी बड़े तौर पर रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, ड्रेन किया जा रहा था। अभी भी ये देश जो है उन छोटे देशों में जाके उनके रॉ मटेरियल को लेके उसे गुड में कन्वर्ट करके, जिस तरह से पहले कॉलोनियल इकोनॉमी चलती थी उसी तरीके से काम कर रहे थे। कभी लोन दिया करते थे तो लोन बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ दिया जाता था, जिसका रिजल्ट ये होता था कि वो लोन का अमाउंट कभी उतर ही नहीं पाता था। तो ऐसे में देशों के ऊपर डिपेंडेंसी, उनके आर्थिक हालात कभी सुधरने की बजाय और भी गिरते चले गए समय के साथ साथ। 1970 का दशक आते आते हालातों में और बड़े बदलाव आए थे। बदलाव ये भी था कि जहां एक तरफ ये दो पावर ब्लॉक काम कर रहे थे, दूसरी तरफ नैम जैसे मंच आ गए थे जो कि अब उन देशों को साथ में मिला रहे थे जो किसी भी पावर ब्लॉक का साथ नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ पर एक बदलाव जो था वो इस तरीके से आगे धीरे धीरे फैलने लगा। अब देखिए, डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी थी, पॉवर्टी की सिचुएशन किसी तरह से सॉल्व हो नहीं रही थी। जो देश अब डिपेंडेंट थे वो और ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे थे, बिकॉज बड़े तौर पर लोन लिया जा रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, चाहे IMF की बात की जाए, WTO की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, तो ये वो सारे इंस्टीट्यूशंस थे जिनकी नींव तो रखी गई एक के बाद एक, परंतु इन इंस्टीट्यूशंस का जो रुख था, ठीक है, वो भी अभी डेवलप्ड नेशंस की हेल्प करने में ज्यादा हमें नजर आता है। हम देखते हैं IMF का शुरुआती काल, जब IMF लोन देने से मना कर देता है उन देशों को जो अमेरिका का साथ नहीं देते हैं। इसी तरीके से जब इस तरह की समस्याएं बढ़ने लगी तो आसियान जैसी संगठनों की बात होने लगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की नींव रखी गई, और धीरे धीरे से ये सारे देश जो थे अब वो ये समझने लगे कि ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं इन्होंने एक ऐसा जाल बुन दिया है जिनसे बाहर निकलना आसान नहीं है। 1970 में जब नॉर्थ साउथ डायलॉग की शुरुआत होती है तो वहां पर यही एक मुद्दा रखा गया था कि वो सारे देश जो अंडर डेवलप थे वो डेवलप्ड नेशंस के साथ ये डिस्कशन करना चाहते थे कि आप हमारी प्रोग्रेस में, हमारी डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि हम भी उस तरह के बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड, बेसिक जो है कनेक्टिविटीज क्रिएट कर सके जिनसे हम भी इस कैटेगरी के अंदर आए और अपनी जो बेसिक समस्या है, पॉवर्टी जैसे मैं बात करूं, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इन सब से लड़ पाए। पर इसका रिजल्ट कहीं भी, जो आप अगर नॉर्थ साउथ डायलॉग को देखें तो कभी भी एक बहुत फ्रूटफुल ये नहीं हो पाया। शुरुआती तौर पर तो इन देशों ने हामी भरी कि हाँ हम आपका साथ देंगे, आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल तौर पर, टेक्निकल हेल्प आपको की जाएगी, परंतु धीरे धीरे जो अंडर डेवलप्ड नेशंस थे उनको समझ में आया कि ये भी डेवलप्ड नेशंस की एक चाल ही है जिसमें वो बड़े तौर पर अभी भी हमें अपनी डिपेंडेंसी के अंदर रखना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर आप UN को भी देखें और आज तक भी अगर आप UN का रुख देखें, अभी हाल फिलहाल में हमने WHO से जुड़े हुए एक मुद्दा देखा कि पिछले साल किस तरह से चाइना को बड़े तौर पर WHO ने हेल्प की। तो इस तरह के जो मुद्दे थे जो पूरी दुनिया में उठे, जब कहा गया कि चाइना को फेवर किया है WHO ने बहुत चीजों में, न्यूज में जब इस तरह की बातें आई, और इससे पहले अगर मैं बात करूं जब ICJ ने साउथ चाइना सी के मुद्दे पे चाइना को फटकार लगाई थी, परंतु चाइना ने ये बात मानने से मना कर दिया था। तो जब इस तरह के मुद्दे हमारे सामने आते हैं तो समझ में आता है कि किस तरीके से इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आज भी इन सुपर पावर्स का, आर्थिक तौर पर मजबूत देशों का कितना होल्ड है। तो ये चीज जो है छोटे देशों को समझ में आई और नॉर्थ साउथ डायलॉग इस तरह से फेल माना जाता है अपने इतिहास के अंदर, जो कुछ भी उसके साथ हुआ। स्टूडेंट, ये था नॉर्थ साउथ डायलॉग के ऊपर हमारा पूरा का पूरा एक डिस्कशन। आई होप कि ये पॉइंट्स जितने भी हमने डिस्कस किए आज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अपने किसी भी डाउट के लिए आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।